हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का आधुनिक इतिहास, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल टॉपिक को। ठीक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस पद को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना, जो 1774 से 85 ईस्वी तक कार्य किया था। उसके बाद फिर से 1833 का एक्ट आया और 1833 के एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस पद को भारत के गवर्नर जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद से फिर 1858 का एक्ट आया और 1858 के एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार से पहला वायसराय कौन बना भारत का? तो कैनिंग बना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैनिंग यानी वायसराय के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट वाला पॉइंट था, यानी हम लोग लिटन पढ़े थे, जो 1876 से 1880 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा है। और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी 1880 के बाद से पढ़ेंगे। तो 1880 में लॉर्ड रिपन आया वायसराय बनकर और 1880 से 1884 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श के पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 1878 इसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। तो किसने लाया था? लिटन ने लाया था। तो उसको समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इस प्रकार से रिपन के द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं वह भारतीयों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव निर्णय रहा है। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसको भी यह भी कौन किया था? लिटन ने कर दिया था। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। फिर से इसको पलट दिया रिपन ने और फिर से 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। और 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। इसके पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना कराई गई थी और वह पहली बार जनगणना कराई गई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था 1872 के समय में जो जनगणना की गई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। और यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की गई थी। और 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। और अंग्रेज़ों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह किया गया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है इस पॉइंट को, किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा रिपन को दी है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। नेक्स्ट वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड डफरिन बना, जो 1884 से 1888 ईस्वी तक कार्य किया। और इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यह युद्ध 1885 से 88 ईस्वी तक हुआ था। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया लॉर्ड डफरिन के द्वारा।
और इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट वायसराय बनकर आया लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का इसने निर्धारण किया था, जिसे हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 1891 में इसके काल में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट वायसराय कौन बना? एल्गिन द्वितीय, जो 1884 से 1899 ईस्वी तक कार्य किया और इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। ठीक है। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया 1899 में और 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, उसके बाद टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, उसके बाद 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा, सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कर्जन के समय 1904 में सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई और इसने कृषि बैंक की भी खुलवाया। उसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई और कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। कर्जन के समय में किचनर परीक्षा का सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की इसने और शिमला में इस निर्णय की घोषणा की गई थी और इसका प्रारूप भी प्रकाशित किया गया और सितंबर 1905 में से सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया और बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक प्रांत पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को मिलाकर बनाया गया और दूसरा पश्चिमी बंगाल बनाया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया। 1905 से 1910 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा और इसके समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जो इसी के काल में हुआ था और इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों की बैठक हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा और इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे
12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया और 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट वायसराय बनकर आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही की गई थी और इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में हुआ था और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से 26 ईस्वी तक कार्य किया। 1921 ईस्वी में इसके काल में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटी थी। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी और 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लॉर्ड इरविन बना जो 1926 से 1931 ईस्वी तक कार्य किया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन यानी 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार से में किया जाने वाला मतभेद था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय ने बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया और 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा, वायसराय के रूप में कार्य किया और इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन उपवास पर बैठ गया और गांधी अंत में एक समझौता जिसे पूना समझौता के हम लोग कहते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं, हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किया गया था।
नवंबर से 24 नवंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पर सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक कार्य किया। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों यानी बम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई थी और प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय जो विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई भाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रदेशों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव का प्रयोग सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खालिद कुजमा ने उसका समर्थन किया था और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना जो आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल आया था। उसके बाद है लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी और मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रूप 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को शिमला के सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी और 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली पार्टी लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला और पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।